हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जैन फिजिक्स क्लासेस पे। मैं सचिन जैन आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं, सबसे पहले वो बच्चे इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट वीडियो देख लें। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ। तो आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी को कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले मैं फर्स्ट लेक्चर से हमने क्या सीखा उन चीज़ों को रिपीट करूंगा और उसके बाद हम सेकेंड लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, लर्निंग्स फ्रॉम लेक्चर वन। फर्स्ट लेक्चर से हमने क्या क्या सीखा है, पहले हम वो सब चीजें डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। लर्निंग फ्रॉम लेक्चर वन क्या थे हमारे? पहला फॉर्मूला हमने जो सीखा था, Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई, जहाँ एन के वैल्यूज जो पॉसिबल है वो है 1 2 3 एंड सो ऑन। ये वैल्यूज एन के पॉसिबल हैं। ठीक है, एन का वैल्यू क्या नहीं हो सकता, कौन से वैल्यूज एन के पॉसिबल नहीं है? एन जीरो नहीं हो सकता, एन फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, 1.2 3.5 ऐसे वैल्यूज पॉसिबल नहीं है। सेकेंड फॉर्मूला हमने सीखा था आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी। सेकेंड फॉर्मूला हमने सीखा था आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी, और क्यू को हम लिखते थे एन ई, तो यहाँ हम क्यू की जगह एन ई भी लिख सकते हैं, है ना। और ई की वैल्यू फिक्स है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। थर्ड पॉइंट जो मैं बताना भूल गया था और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी ऑफ द सेल। कि इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी या सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होगा। या आप कह सकते हैं फ्रॉम हायर पोटेंशियल टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल को ही हम लोग हायर पोटेंशियल टर्मिनल कह सकते हैं। नेगेटिव टर्मिनल मींस लोअर पोटेंशियल टर्मिनल। ठीक है, और आप कह सकते हैं अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं उससे अपोजिट डायरेक्शन में जो है करंट फ्लो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला हमने पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट में मेजर करते हैं। वर्क डन पर यूनिट चार्ज W बाई क्यू, वर्क डन इन जूल, चार्ज इन कूलम। अब बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं आप लोग को बता रहा हूँ, जब आप एग्जाम्पलर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वहां ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। आप क्यू की जगह क्यू को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आप, यहाँ ये जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था आई इक्वल टू क्यू बाई टी, यहाँ से क्यू को क्या लिख सकते हैं, आई इंटू टी। वही हमने यहाँ किया, यहाँ हमने क्यू की जगह क्या लिख दिया, आई इंटू टी। तो पोटेंशियल डिफरेंस का एक और फॉर्मूला जो बन सकता है क्या बन सकता है, डब्ल्यू अपॉन आई इंटू टी। ये एक पॉसिबल फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट जब हमने ओम्स लॉ पढ़ा था तो एक हमने मैथमेटिकल स्टेटमेंट ओम्स लॉ का पढ़ा था, वी इक्वल्स टू आई आर, या हम आर को कह सकते हैं वी बाय आई, है ना। वी आई ग्राफ हमने एक देखा था निक्रोम वायर के लिए। तो वी आई ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या बताएगा, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आप लोग के सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स वोल्टेज, इनमें से कौन वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है? अभी हमने पढ़ा ऊपर। देखिए अब उस फॉर्मूला का एप्लीकेशन मैं आप लोग को बताता हूँ। ठीक है, अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है ऊपर। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, v इक्वल्स टू W अपॉन आई इंटू टी। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। W क्या है यहाँ, here W इज वर्क डन। W क्या है, वर्क डन, है ना। अब क्यों बताया था वो एप्लीकेशन में आप लोग को बता रहा हूँ। W इज वर्क डन, व्हाट इज I करंट, व्हाट इज T टाइम। तो अगर आप लोग को फॉर्मूला याद है तो आप फटाफट, है ना, विद इन ए सेकेंड आप लोग आंसर कर सकते हैं। आपको कंफ्यूज भी नहीं होना पड़ेगा, सोचना भी नहीं पड़ेगा उस क्वेश्चन के बारे में कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स ऑब्टेनिंग मैक्सिमम पोटेंशियल। मैक्सिमम पोटेंशियल कब आएगा, जब सारे के सारे सेल जो सेम ऑर्डर में लगे हो। और फर्स्ट जो ऑप्शन है वो ऐसा है जिसमें सब सेल सेम ऑर्डर में लगे हैं, तो ऑप्शन ए जो है बच्चा इसका वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, मैक्सिमम पोटेंशियल हमें चाहिए था। देखिए आप लोग को यहाँ बताया गया था कि हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम पोटेंशियल। फॉर ऑब्टेनिंग मैक्सिमम पोटेंशियल तो सेम ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप लोग के सामने क्वेश्चन है। क्या कहता है इस क्वेश्चन में, ए करंट ऑफ 1 एम्पियर। आप लोग को जो गिवन है वो लिख लीजिए, करंट कितना है, 1 एम्पियर। ठीक है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, टाइम आपको गिवन है, यहाँ कितना गिवन है, टाइम टी गिवन है 16 सेकेंड्स। अब देखिए मैंने आपको अभी एक फॉर्मूला, यहाँ जब हम लेक्चर वन को रिवाइज किए थे, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, आई इक्वल्स टू एन इंटू ई बाई टी। ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट अब अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग को देखिए क्या मिलेगा यहाँ, अब जब डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे तो आप लोग को मिलेगा, फॉर्मूला क्या था, आई इक्वल्स टू एन ई बाई टी
आप लोग को तो n चाहिए ना, तो I इंटू टी बाई ई। आई का वैल्यू कितना है भाई 1 एम्पियर, टी का वैल्यू कितना है 16, ई का वैल्यू ऊपर हम लिखे थे 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 16/10, 10 ऊपर जाएगा तो इंटू 10⁻⁻20, 19 पहले से था, 10 ये नीचे आ जाएगा, इस पॉइंट को हटाएंगे तो ये कैंसिल आउट हो गए, ऊपर जाएगा 10⁻20 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 10⁻20 को आप लोग मार्क कर सकते हैं, जो कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग रीड कीजिए स्टेटमेंट, ए स्टूडेंट कैरीज आउट एन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एक स्टूडेंट ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया एंड प्लॉट्स द वीआई ग्राफ, वीआई ग्राफ उसने बनाया 3 सैंपल्स ऑफ निक्रोम वायर विद रेजिस्टेंस R1 R2 एंड R3 रेस्पेक्टिवली, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सी बात इसमें से सही है। अभी देखिए, अभी हमने जो लेक्चर 1 को जो हमने रिवाइज किया था, तो हमने यहाँ एक बात सीखी थी। ठीक है, एक बात हमने यहाँ सीखी थी, क्या बात सीखी थी, स्लोप ऑफ वीआई ग्राफ गिव्स द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर। वीआई ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर। यानी कि हमें यहाँ क्या चाहिए, देखो वीआई ग्राफ है, वीआई ग्राफ स्टूडेंट ने प्लॉट किया, हमें इसका स्लोप चाहिए। स्लोप का मतलब आप एक छोटी सी बात याद रखो, एंगल, एंगल विद आई एक्सिस, करंट एक्सिस के साथ आप लोग को एंगल चेक करना है। ठीक है, देखिए अभी एंगल चेक करेंगे, आई एक्सिस ये वर्टिकल है हमारा, तो R1 के लिए एंगल, R2 के लिए एंगल, R3 के लिए एंगल, जिसके लिए एंगल ज़्यादा उसके लिए स्लोप ज़्यादा। ठीक है, तो R3 के लिए आप देखेंगे एंगल सबसे ज़्यादा बन रहा है, फिर R2 के लिए, फिर R1 के लिए, तो R3 सबसे ज़्यादा हो जाएगा, फिर R2 हो जाएगा, फिर R1 हो जाएगा। तो ये मुझे ऑप्शन सी में दिख रहा है, R3 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R1, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आप लोग के पास क्वेश्चन आप लोग के सामने, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर, वी आप लोग को गिवन है, कितना गिवन है 60 वोल्ट, ड्रॉस ए करंट ऑफ 4 एम्पियर, मैं इसको V1 कहता हूँ, I1 कहता हूँ। ठीक है, व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ, पूछ रहा है कितना करंट ड्रॉ करेगा, I2 कह देते हैं। इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज, अब V2 कह देते हैं, इसको कितना हो गया हमारा 120 वोल्ट। तो सबसे पहले आप ओम्स लॉ लगाएंगे, तो यहाँ से आप R फाइंड आउट कर सकते हैं। R कैसे फाइंड आउट करेंगे, V/I, ये होगा बच्चा 60/4, 60/4 कितना आ जाएगा 15 ओम, यानी कि R उस हीटर के लिए कितना आ गया 15 ओम। यहाँ से आपको I चाहिए, फिर से ओम्स लॉ लगाएंगे, I क्या होगा V/R, कितना आ जाएगा 120/15, है ना, कितने पे जाएगा 8, कितना आ गया आंसर 8 एम्पियर। बहुत इजी है, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोग के सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच करंट, हाउ मच करंट, करंट आपसे पूछ रहा है, विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स, सोर्स वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट, रेजिस्टेंस आप लोग को गिवन है फिलामेंट का कितना है 1200 ओम्स। ठीक है, तो आई क्या होगा, ओम्स लॉ लगाएंगे, V/R, V का वैल्यू 220, R का वैल्यू 1200, ये आपके पास आ जाएगा नियरली 0.18 एम्पियर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी में, हाउ मच करंट, हाउ मच करंट मतलब करंट पूछ रहा है, आई डैश कह देते हैं, फ्रॉम ए 220 वोल्ट, वोल्टेज सोर्स का गिवन है कितना 220 वोल्ट, रेजिस्टेंस गिवन है, सही है भाई बात 100 ओम, तो इसके लिए फिर से करंट पूछ रहा है, कैसे निकालेंगे ओम्स लॉ से, V/R, V का वैल्यू कितना है 220/100, ये तो बहुत ईजी है, कितना आ गया 2.2 एम्पियर, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट लेक्चर से जो भी सीखा उसके कुछ क्वेश्चंस को हमने प्रैक्टिस किया ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाए। ठीक है बेटा, अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा लेक्चर 2, आज का जो लेक्चर है हमारा लेक्चर 2 हम स्टार्ट करेंगे। बच्चा एक चीज़ की गारंटी कि अब अगर आप लेक्चर को सीरीज बाय सीरीज देखेंगे तो आपको एक एक बात समझ में आएगी। ठीक है, बेसिकली इस लेक्चर में हम क्या सीखना चाहते हैं, हम इस लेक्चर में सीखना चाहते हैं फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर डिपेंड्स, रेजिस्टेंस को हम R से लिखते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस होता क्या है, रेजिस्टेंस को हम डिफाइन कर सकते हैं V/I, ये हमने ओम्स लॉ में पढ़ा था। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या है हमारा करंट। तो रेजिस्टेंस का डेफिनेशन क्या बनेगा, इट मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इटसेल्फ।
ठीक है, विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इटसेल्फ। तो किन फैक्टर्स पे ये रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा, ये जानने के लिए ये हम एक सर्किट डायग्राम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, जिसमें एक सेल लगा, आप लोग देख पा रहे हैं, एक एमीटर लगा। एमीटर क्या करता है, करंट मेजर करता है। दो टर्मिनल होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव। एमीटर का पॉजिटिव बैटरी के सेल के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल है। नेगेटिव नेगेटिव के साथ कनेक्ट है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस सर्किट डायग्राम में आपको चार वायर दिखेंगे, वायर 1, वायर 2, वायर 3 एंड वायर 4। ये निक्रोम वायर में स्टैंडर्ड जो है मटेरियल निक्रोम, और हम एक बार मटेरियल भी चेंज करेंगे, ठीक है। अब मान लेते हैं फर्स्ट जो वायर है इसका लेंथ है एल। सेकंड केस में हमने लेंथ बढ़ा दिया, सेकंड केस में हमने लेंथ, आप लोग देख पा रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है कि सेकंड केस में जो वायर है उसका लेंथ फर्स्ट से ज़्यादा होगा। थर्ड में क्या किया, ठीक है। अब फर्स्ट और सेकंड में लेंथ चेंज किया, लेकिन थिकनेस वायर का चेंज नहीं किया। याद रखने वाली बात है, वायर का थिकनेस हमने चेंज नहीं किया, वायर का मटेरियल हमने चेंज नहीं किया। अगर निक्रोम का वायर है तो निक्रोम का ही सेकंड वायर है। हमने सिर्फ लेंथ चेंज किया, थिकनेस चेंज नहीं किया, मटेरियल चेंज नहीं किया, हमने निक्रोम का ही वायर यूज किया। थर्ड केस में क्या किया हमने, लेंथ तो उतना ही है जितना फर्स्ट केस में था, थिकनेस बढ़ा दिया, थिकनेस बढ़ा दिया, मटेरियल सेम है। फोर्थ केस में हमने क्या किया, लेंथ और थिकनेस वही है जो फर्स्ट में था, मटेरियल चेंज कर दिया। जब हमने अमीटर से रीडिंग नोट किया, उसके बेसिस पे रिजल्ट क्या मिला कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। यानी कि अगर मैं लेंथ बढ़ा दूं, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज़्यादा। कहने का मेरे पास एक सीधी वायर है, स्ट्रेट वायर, और एक स्पायरल फॉर्म में है, ठीक है। तो किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा भाई, स्पायरल का ज़्यादा होगा, क्योंकि इसकी लेंथ स्ट्रेट वायर से ज़्यादा है, ठीक है। और ये फर्स्ट फैक्टर हमारा था। सेकंड फैक्टर जो है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जिसको हम लोग थिकनेस भी कह सकते हैं वायर का। क्या कह सकते हैं, थिकनेस, ठीक है। अब इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो क्या लिख सकता हूँ, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए। और जब भी प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे, उस कांस्टेंट को हम सिंबल रो से लिखते हैं, और इस रो को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, बहुत काम की चीज़ है ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। रो जो है, बहुत काम की बात बता रहा हूँ, दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक तो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल, दूसरा डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे। ये दोनों बातें याद रख लेना। रजिस्टिविटी सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन जो रेजिस्टेंस है, लेकिन जो रेजिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड करेगा, लेंथ पे डिपेंड करेगा। और किस पे डिपेंड करेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करेगा। और किस पे डिपेंड करेगा, एक सेकेंड बस, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि रेजिस्टेंस जो है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब थिकनेस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ मटेरियल, इस पे भी डिपेंड करेगा। और किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे, ठीक है। दो फैक्टर्स तो आपको इस फॉर्मूला में डायरेक्ट दिख जाएंगे। जो इनविजिबल फैक्टर्स है वो रो है, रो की डिपेंडेंसी जो थी दो फैक्टर्स पे थी, तो रेजिस्टेंस जो चार फैक्टर पे। लेंथ और एरिया को हम कलेक्टिवली हम शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर भी कह सकते हैं ना। तो रेजिस्टिविटी बेसिकली शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता, नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। आर इक्वल्स टू रो एल बाय ए। रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम। रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या है, ओम। मैं एक आध वेक्टर आप लोग को और एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या है, रेजिस्टेंस के लिए ऐसा यूनिट हम ओम यूज करते हैं। हमने पढ़ा आर इक्वल्स टू रो एल बाय ए। रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट ओम है। रो, एल लेंथ मीटर में होगा, एरिया मीटर स्क्वायर में होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से आपको रेजिस्टिविटी का जो यूनिट मिलेगा वो क्या मिलेगा, ओम मीटर, दैट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। चलिए अब कुछ एक क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ ए गिवन मेटेलिक वायर डिपेंड्स अपॉन, रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, अभी बताया था क्या लेंथ पे, रेजिस्टिविटी डिपेंड, रेजिस्टिविटी दो ही फैक्टर पे डिपेंड करता है,
किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ मटेरियल, टेम्परेचर। उनमें से देखो एक ही फैक्टर आपको यहाँ दिख जाएगा, नेचर ऑफ मटेरियल। क्या शेप पे डिपेंड करेगा? नहीं। क्या थिकनेस पे डिपेंड करेगा? रजिस्टिविटी, बिल्कुल नहीं। क्या लेंथ पे डिपेंड करेगा? नहीं। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा करेक्ट? फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, इस तरह से एक एक क्वेश्चन को आप डिटेल में पढ़ोगे तो पेपर के लिए रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा, डेफिनेटली आप लोग के मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। अगर आप लोग अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, एक एक वीडियो आप लोग देखना, डेफिनेटली इलेक्ट्रिसिटी आपको जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे बहुत कॉन्फिडेंस आपको बूस्टअप होगा, आपको मजा आएगा। द रजिस्टिविटी डज नॉट चेंज इफ, रजिस्टिविटी चेंज नहीं होगा। कब चेंज नहीं होगा? देखो यहाँ लिखता है पहले ऑप्शन में, टेम्परेचर को अगर बदल दे तो रजिस्टिविटी तो बदलेगा, ये कह रहे हैं टेम्परेचर को बदलने चेंज नहीं होगा, गलत बात हो गई। ठीक है, ये रहा सेकंड ऑप्शन में, है ना, सेकंड ऑप्शन में कह रहा है कि टेम्परेचर को अगर बदल दे तो रजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी, गलत बात। नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड, मटेरियल अगर बदल दे तो रजिस्टिविटी बदल जाएगी, तो पहला भी गलत हो जाएगा, है ना। शेप ऑफ द रजिस्टर इज चेंज्ड, ठीक है, शेप ऑफ द रजिस्टर इज चेंज। तो शेप का मतलब अभी बताया था मैंने आप लोग को, शेप और साइज का मतलब इसमें दो फैक्टर आ जाएंगे हमारे, कौन से? लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो रजिस्टिविटी तो इन पे डिपेंड नहीं नहीं करता, आप इनको बदल भी दोगे तो भी रजिस्टिविटी तो चेंज नहीं होगा, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे कह रहा है बोथ मटेरियल एंड टेम्परेचर आर चेंज, ये तो गलत बात है ना, ये दोनों फैक्टर हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो आएगा, करेक्ट ऑप्शन हमारा आ जाएगा द शेप ऑफ द रजिस्टर इज चेंज्ड। ठीक है, इस तरह से वो आप लोग को ऑप्शन में एग्जामिनर जो है वो कंफ्यूज कर सकता है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ए सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ एल, यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए हैज रेजिस्टेंस आर। अब आर को हम लिख सकते हैं आर इक्वल्स टू रो एल बाय ए। ठीक है, अब कहता है अनदर कंडक्टर ऑफ लेंथ 2l। अब लेंथ को हमने यूज किया 2l, ठीक है भाई, रेजिस्टेंस आर ही है, ये लिखता है कि सॉरी, ये लिखता है कि रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस तो भाई आर ही है, पहले भी आर ही था। ठीक है, लेंथ चेंज, सेम मटेरियल है, मटेरियल सेम होने वाला मैंने आपको बताया था, नेचर ऑफ मटेरियल पर रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है, तो रेजिस्टिविटी भी सेम है। ठीक है, अब कह रहा है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बताओ। अब रेजिस्टेंस देखो यहाँ सेम रहना चाहिए, ये भी सेम है, लेकिन इसको चेंज कर दिया, इसको कितना कर दिया यहाँ पे 2l। तो ये r कब बनेगा? जब मैं a की जगह कितना पुट कर दूंगा 2a, क्योंकि क्योंकि ऐसा करने से 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो फिर से वही आ जाएगा r इक्वल्स टू l बाय a। तो आपको यहाँ एरिया कितना यूज करना चाहिए 2a, तो ये आप लोग देख लीजिए ऑप्शन सी में मुझे दिख रहा है कितना आ जाएगा 2a, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरह से आप लोग, एक तो तरीका ये, एक तो मेथड ये, एक और मेथड है, आप लोग पूरा एक्सप्लेनेटरी मेथड में जाके, एमसीक्यू में जनरली हम इसी तरह से सोच लेते हैं ना, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, आप यूज़ कर सकते हैं आर इक्वल्स रो एल बाय ए। उसके बाद फिर से रेजिस्टेंस तो आ रही है, मटेरियल सेम है, ये सेम हो जाएगा, लेंथ 12, आप एरिया को ए डैश मान सकते हैं। ठीक है, और दोनों इक्वेशन को आप क्या कर सकते हैं डिवाइड, आर से आर कैंसिल, रो से रो कैंसिल, एल से एल कैंसिल, यहाँ से बचेगा हमारे पास 1, यहाँ आएगा 1 बाय ए, और ये जब टर्म ऊपर जाएगा तो रिवर्स हो जाएगा 2 बाय, सॉरी ए डैश बाय 2 है ना, ऊपर जाएगा तो रिवर्स हो जाएगा ना, 2 बाई ए डैश, ऊपर जाएगा तो ए डैश बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ए डैश आपका कितना आ जाएगा 2a, ये आप लोग का आंसर हो जाएगा। इस तरीके से भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, जैसे आप लोग को अच्छा लगे, जो मेथड आप लोग को अच्छा लगता है वो आप फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा बेटा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करके बताएं कि आप लोग कॉन्फिडेंस गेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वीडियो को शेयर करें, ठीक है, और स्पेशली अपने उन फ्रेंड्स को बताएं जो इलेक्ट्रिसिटी में सफ़र कर रहे हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अपना बेस्ट कंटेंट मैं आप लोग को प्रोवाइड करवा पा रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको लगता है कि कहीं और अच्छा कर सकते हैं तो काइंडली कमेंट इन द कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। ठीक है बेटा, आप पढ़ते रहिए अच्छे से, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट।